नमस्कार, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 लगभग अंतिम चरण में है और हमारे आज कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ जो कि राजनीति में महारत हासिल है, क्षमता रखते हैं, परख रखते हैं, ऐसे लोग आज हमारे इस कार्यालय में बैठे हैं, स्टूडियो में बैठे हैं और कुल मिलाकर के इससे जानेंगे कि पूर्वांचल, खासतौर से पूर्वांचल की हवा क्या है, पूर्वांचल क्या कह रहा है इस बार, कौन सी राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा हावी रहा, कौन से प्रत्याशी की छवि हावी रही, या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की छवि हावी रही, या कौन से नेता को मुख्यमंत्री के रूप में लोग पसंद कर रहे हैं, उसी पर एक पर चर्चा होनी है, उसी पर एक चर्चा होना है। उसी में हमारे बीच में क्षेत्र के तमाम संभ्रांत व्यक्ति, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग और समाज कार्य में अपनी सेवा प्रदान करते हुए कुछ लोग बैठे हैं, उनका हम परिचय करा देना चाहते हैं बारी बारी से आपको। हमारे बीच में शिव शंकर पांडे पिंटू, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज सेवा से जुड़े हैं, ये हैं। और हमारे बीच में सीएमपी डिग्री कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे श्री जगदीश त्रिपाठी लल्लन जी मौजूद हैं और ये एक विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, गर्ल्स इंटर कॉलेज के। हमारे बीच में राकेश यादव जी हैं, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीति की परख रखते हैं, ये भी, इन्हें भी स्टूडियो में आज बुलाया गया है। हमारे इस तरफ बैठे हैं सौरभ तिवारी, जो कि ये भी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीति की परख इनमें भी है, ये बैठे हैं। और एक मात्र महिला, एक छात्रा हैं जो कि एमए की छात्रा हैं, ये चंदना प्रजापति जी हैं, जो हमारे आज स्टूडियो में बैठी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को का धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने आज माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज के इस समीक्षा बैठक में आप लोगों ने अपना समय दिया। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं श्री जगदीश त्रिपाठी लल्लन जी से। आप प्रबंधक भी हैं और चुनाव भी लड़े हैं छात्र संघ के, तो मुद्दा जो है इस समय चुनाव का वो ये है कि ऐसी कौन से विभिन्न दल हैं जिनके घोषणा पत्र इस बार चुनाव में बहुत ही कारगर रहे। पार्टियों के घोषणा पत्र से बहुत असर, मुझको नहीं लगता कि बहुत असर पड़ा है। पार्टी के नीति निर्धारण जो है पार्टी के व्यक्तित्व से ज़्यादा असर पड़ा है। लेकिन तमाम लोगों ने अब दिया है, कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई सिलेंडर फ्री कर रहा है, कोई राशन की बात कर रहा है, कोई लैपटॉप बांटने की बात करे, उस पर कोई असर नहीं दिखता। कुछ परसेंट इसका असर है। अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि बहुत बड़ा व्यक्तित्व, बहुत बड़ा चेहरा पूरे देश में या कह लीजिए पूरे विश्व में इस समय लोकप्रियता में उनकी बहुत ऊपर चल रहा है चाल, तो ऐसे में हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया है और खासतौर पूर्वांचल में भी वो लगे हैं, प्रचार में लगे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री का छवि इस बार वोट में परिवर्तित होती नजर आ रही है? 100% प्रधानमंत्री का छवि इस वोट में पड़ेगा, असर पड़ेगा। जैसे पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री का असर रहा है, इस बार भी प्रधानमंत्री जी का असर जोरदार रहेगा और हम तो ये भी कहेंगे कि इनके असर से ही सरकार बन जाएगा। वोट बदल जा रहा है उस तरफ, 100% जा रहा है। चलिए हम त्रिपाठी जी से पूछते हैं कि क्या आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री की छवि जो है वोट में परिवर्तन हो सकेगी, वोटरों पर असर डाल रहा है? जी हाँ, प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है। जी, राकेश जी मेरे बीच में हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते थे, बाहर आ जाती थी, पूरी ऐसे झाड़ू लग जाता था और लोग प्रभावित हो जाते थे, तो क्या लगता है इस बार वो फैक्टर काम कर पाएगा प्रधानमंत्री? देखिए, मोदी जी बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वैश्विक छवि है उनकी, हर देश में उनका अस्तित्व है और मजबूती से उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है पूरी दुनिया में, तो निश्चित तौर पे उनकी छवि तो है, प्रभावी है। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि पूरा पूर्वांचल जो चल रहा है इस समय, लगातार न्यूज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है, तो पूरा पूर्वांचल की कैप्टेंसी अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। लगभग पिछले एक महीने में उन्होंने 3 से 4 बार वाराणसी का दौरा किया और उन्हें ये डर है कि जहां पिछली बार पूरा का पूरा पूर्वांचल बीजेपी के पाले में था, नए गठबंधन के आधार पर मुझसे या पार्टी से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हम एक नए ध्रुवीकरण को भी देख रहे हैं कि पूर्वांचल में आते आते बसपा भी लड़ने की स्थिति में आ गई, तमाम सीटों पर वो फाइट कर रही है। त्रिकोणी संघर्ष, हाँ, त्रिकोणी संघर्ष हो रहा है। तो जो उसके कोर वोटर हैं, जो बीजेपी की उम्मीद थी, उसको बसपा रोकने में अब कामयाब भी हो रही है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री जी लगातार पूर्वांचल में अपनी छवि का ही उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की सरकार बन सके।
तो निश्चित तौर पर उनका फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। सौरभ जी, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की छवि इस बार भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में काम कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल कर रहा है। उसमें भी वोटें परिवर्तन हो रही हैं। हाँ हाँ हाँ, वोट जो है वो परिवर्तित हुआ है। फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हाँ, निश्चित रूप से उसको मिलना चाहिए। हमारे साथ चंदना जी हैं। चंदना जी, क्या लगता है प्रधानमंत्री इस बार चुनाव में कारगर साबित हुए हैं? जी उनके आने पर भी वोटें लोगों ने दिया है। जी जी हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से, चूंकि आप लोग भी समाज में हैं तो जनता से भी जुड़े हैं और साथ में राजनीति की भी परख है आप सबको। तो दूसरी बात यह है कि जो विभिन्न दलों ने अन्य पार्टियों से गठबंधन किया है, समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है, कोई सुहेल राजभर से किया है, कोई किसी से किया है, कोई अपना दल से किया है, निषाद पार्टी से किया है, तो गठबंधन इस बार कितना कारगर रहेंगे, या गठबंधन कारगर रहेंगे या जातिवाद फैक्टर रहेगा इस बार? नहीं, गठबंधन भी कारगर रहेगा और जातिवाद भी कारगर रहेगा। कहीं न कहीं जातिवाद थोड़ा हावी पड़ रहा है, बाकी तो गठबंधन का विशेष असर नहीं रहेगा। आपका कहना है जातिवाद हावी पड़ रहा है। जगदीश त्रिपाठी जी मेरे बीच में है, क्या आपको लगता है जातिवाद हावी रहेगा, गठबंधन नहीं? जी हाँ, हम पाड़े जी की बात से सहमत हैं। जातिवाद निश्चित तौर पे हावी है और गठबंधन भी अपनी जगह काम कर रहा है। गठबंधन के प्रत्याशी जहाँ हैं, अच्छे समूह में जिस छोटी पार्टियों के व्यक्ति वहाँ हैं, जात के लोग हैं, उनका असर बड़ी पार्टियों को मिला है, उनका फायदा उनको मिला है। वो उनका मत जो है बड़ी पार्टी के प्रत्याशी के हक में पड़ा है। जी, जातिवाद भी फैक्टर बता रहे हैं, जातिवाद फैक्टर बता रहे हैं और जातिवाद और गठबंधन भी दोनों चीजें बता रहे हैं ये लोग। हम राकेश जी से पूछना चाहते हैं, आपका क्या मत है इस पर? निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी और पांडे जी की बात से मैं सहमत हूँ कि गठबंधन और कास्टी जातिवाद दोनों का ही असर रहा। अब सवाल ये बनता है कि जैसे पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा 2017 में कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अलायंस किए थे और उसके प्रभाव से पूरे पूर्वांचल में लगभग सभी दलों का उन्होंने सफाया कर दिया था, लेकिन अंत तो आखिरी चरण में आते आते वहाँ वो सिर्फ 60 से 65% सीट ही जीत पाए। पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा। और अखिलेश जी का अगर देखें तो उनका जो अलायंस है उनका बहुत कड़वा है। कांग्रेस से अलायंस किया, वहाँ उल्टे पैर वो डूब गए। बीएसपी से उन्होंने अलायंस किया, वहाँ भी उन्हें कुछ लाभ नहीं मिला, बल्कि उसका फायदा बीएसपी को ही हुआ। इस बार का गठबंधन, और इस बार का गठबंधन अगर मैं देखूं या बताना चाहूँ इस संबंध में, तो ड्यू का एक ऐड आता है, डर के आगे जीत है। तो मुझे लग रहा है उसी को स्वीकार करके इन्होंने इस बार भी अलायंस बनाया है और ठीक वही सोशल इंजीनियरिंग अपनाई जो पिछली बार बीजेपी ने किया था। जैसे अगर हम लोग देखें अलायंस में, तो अगर एक तरफ अनुप्रिया पटेल है तो एक तरफ कृष्णा पटेल जी हैं, अपना दल कमेरावादी, और अगर एक तरफ देखें हम ओम प्रकाश राजभर है तो दूसरी तरफ वो निषाद पार्टी है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो लगभग एक तरफ केशव जी हैं तो एक तरफ स्वामी प्रसाद जी हैं, तो लगभग एक बराबर का इन्होंने इस बार अलायंस लिया है और पूर्वांचल में इसका असर भी दिख रहा है। जातिवाद का क्या स्थिति रही है? जातिवाद के अगर हम देखें तो इसमें दोनों ही दलों को नुकसान हुआ है। दोनों ही दल, जो भी लीड पार्टियां हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, दोनों ही दलों को नुकसान हुआ। अब मैं इस पर देख रहा था, बीच में हम और त्रिपाठी जी भदोही में भी थे, जौनपुर में भी थी, वहाँ हमने देखा कि जहाँ एमवाई फैक्टर ज़्यादा चल रहा है, यादव और मुसलमान अगर एक तरफा बढ़ रहे हैं आगे, तो वहाँ अन्य ओबीसी की जातियाँ वो बीजेपी को चली गई। लेकिन पूर्वांचल में हम देख रहे हैं कि जहाँ अगर छत्री, भुयार, ब्राह्मण ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ की अदर ओबीसी सपा को आ गई। तो कहीं ना कहीं जो एक छोटी जातियां हैं उनमें जो कास्टिज्म है, जैसे ओम प्रकाश राजभर को लेकर प्रभावी रहेंगे, स्वामी प्रसाद जी कितने प्रभावी रहेंगे, अनुप्रिया पटेल जी कितनी प्रभावी रहेंगी, तो तमाम ये बातें एक साथ हो रही हैं। और पूर्वांचल का जो पूरा चुनाव होने जा रहा है, मैं अगर ये कहूँ त्रिपाठी जी कि ये सेनापति के भरोसे हो रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं। यहाँ जितने भी अलायंस पार्टियां हैं उनके उप मुखिया, कैप्टन कह लीजिए, वो वहाँ प्रभावी हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद जी और ये अनुप्रिया जी, ओम प्रकाश जी, वहाँ सभी दलों ने, बीएसपी इवन और ये कह लीजिए बीजेपी और कह लीजिए सपा, इन सभी लोगों ने वहाँ पे जो सबसे ज्यादा टिकट अलायंस को ही दिया है। आपका कहना है कि लगभग आपने लगभग 50-50 ही बात किया है, कन्फर्मली बात आपने नहीं किया। सौरभ जी मेरे बीच बैठे हैं कि जातिवाद प्रभावी रहा कि गठबंधन प्रभावी रहा कि दोनों प्रभावी रहे? नहीं, दोनों प्रभावी रहे। गठबंधन जहां लड़े हैं वहां मजबूती से लड़े हैं और जातिवाद भी प्रभावी रहा, आपके कहने अनुसार? हाँ, गठबंधन जहां लड़ा है वहां प्रभावी रहा है। चलिए ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज इसकी समीक्षा में
राजनीतिक समीक्षा में, चुनाव की समीक्षा में एक चीज़ और भी प्रश्न हमारे बीच में है कि क्या जो प्रत्याशी आपके क्षेत्रों में लड़े हैं, जगह जगह लड़े हैं, तो प्रत्याशी का व्यक्तित्व, प्रत्याशी का छवि भी क्या वोट उस पर कन्वर्ट हुआ है? कुछ लोगों ने वोट कन्वर्ट किया? जी, प्रत्याशी के छवि पर भी बहुत अच्छा वोट पड़ा है। जो भी प्रत्याशी यहाँ लड़े हैं उनकी जैसा भी छवि है, काफ़ी लोग, जनता मतलब उनके पर्सनली व्यवहार या जो भी किए उनको वोट किए हैं। ठीक है, चलिए त्रिपाठी जी मेरे बीच बैठे हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्रत्याशी के छवि पर असर पड़ा है जनता के वोटरों में? निश्चित तौर पे पाड़े जी पड़ा है। अगर प्रत्याशी का व्यवहार, व्यक्तित्व अच्छा रहा है 5 सालों में, या उसके पहले भी प्रत्याशी रह चुका है, तो उसके व्यक्तित्व का कहीं न कहीं पब्लिक पे असर रहा है। ज़्यादा परसेंट में नहीं कहा जाता, ज़्यादा परसेंट में वोट तो पार्टियों के द्वारा ही मिलता है, लेकिन उसका व्यक्तित्व जो है, उसका मिलनसार होने का तरीका जो है, वो बात कैसे करता है, बाद में चुनाव जीतने हारने के बाद उसकी एक्टिविटी कैसी रहती है, और फिर अगर दोबारा वो चुनाव में आता है तो उसका निश्चित तौर पे असर पड़ता है। तो इसका मतलब माने कि अगर जो भी व्यक्तित्व जिस प्रत्याशी का अच्छा रहा होगा, निश्चित ही कुछ प्लस कर रहा है। निश्चित। चलिए राकेश जी हैं, आपका क्या इसमें समझ कहता है, आप क्या इसमें समझ रहे हैं कि जो प्रत्याशी का व्यक्तित्व है, उसका चेहरा है, व्यक्तित्व है, वो फैक्टर इस बार काम कर रहा है, लोगों के बीच में प्लस माइनस कर रहा है? देखिए, प्रत्याशी का व्यक्तित्व तो प्रमुख है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर टोटल वोट कास्ट को अगर हम देखें तो उस आधार पे मुझे लग रहा है 5 से 10% मैक्सिमम या अधिकतम हो जाता है, क्योंकि यहाँ दल की प्रधानता है कि किस दल से आप हैं, और उनके कार्यकर्ता, उनका संगठन उस तरफ पूरी तरह लग जाता है जिस तरह जितनी उनकी क्षमता होती है। लेकिन रही बात व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व के आधार पर 10 से 5% वोट जरूर ट्रांसफर होते हैं अच्छी छवि के नेताओं को। अगर इससे असर पड़ेगा, अगर 10 से 5% अगर व्यक्ति की छत पे, प्रत्याशी की छत पे ट्रांसफर होता है, तो जिसको ट्रांसफर हो जाएगा अच्छे को, तो निश्चित ही प्लस करता नजर आएगा। देखिए, इस चीज़ को मैं नहीं कह पाऊंगा कि प्लस करता नजर आएगा या माइनस करता नजर आएगा, ये बातें आगे आप लोग देखेंगे, निर्णय में भी पता चल जाएगा। लेकिन जो प्रत्याशी की छवि अच्छी है, तो ऑलरेडी उसके तो इतने वोट पहले से ही विधानसभा में है, तो जब नए ध्रुवीकरण में दलों के आधार पर जब आपको टिकट मिला, तो उस दल की क्या स्थिति होती है उस पर भी निर्भर करता है। भाई, कोई भी प्रत्याशी अगर अपने छवि पे वोट ले रहा है, तो उस विधानसभा में उतनी सी उसके वोटर है पहले से। तो चलिए, सौरभ जी हमारे बीच में बैठे हैं, हम सौरभ जी से पूछते हैं कि क्या व्यक्तित्व इस बार जो जैसे प्रत्याशी जो हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके व्यक्तित्व को जो है लेकर के चर्चाएं हो रही हैं कि कुल मिलाकर के व्यक्तित्व जो है वो क्या प्रत्याशियों को काम किया है? निश्चित रूप से, जैसा कि अभी बड़े भाई राकेश जी ने जो बताया है, ये निश्चित रूप से सत्य बात है। तो व्यक्तित्व का असर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल निश्चित रूप से रहा है। प्लस माइनस होगा, अगर व्यक्तित्व की बात होगी कहीं प्रत्याशियों में, जिसका व्यक्तित्व ठीक नहीं होगा वो माइनस होगा, जिसका सही होगा वो प्लस होगा। हाँ, निश्चित रूप से कुछ दल के वजह से भी जो है इस पे असर पड़ेगा। हमारे बीच में अभी वरिष्ठ साथी है और राजनीतिक विश्लेषक है और राजनीति की काफ़ी फर्क रखते हैं, राजेश यादव खन्ना जी हैं हमारे बीच में। और हम लास्ट में देर से ही आए, लेकिन अंतिम लगभग 2 क्वेश्चनों से, प्रश्नों से आपको जोड़ते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2022 में जो जनता है वो मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव, मायावती जी या योगी आदित्यनाथ में सबसे ज़्यादा किसको लगभग पसंद किया है? आपका क्या मानना है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव, ठीक है, तो क्या इसमें क्या कारण है कि मतलब क्यों जो है वो अखिलेश यादव पसंद किया, क्यों आदित्यनाथ को नाकारती नजर आई, या क्यों जो है वो मायावती को नहीं पसंद किया, वो भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को ऐसा मुद्दा है जिससे हर घर इससे परेशान है। महंगाई के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर लोगों ने अखिलेश यादव को पसंद किया। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे में अखिलेश यादव को जनता ने पसंद किया मुख्यमंत्री के रूप में, आपका क्या मानना है? ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी महंगाई या किसी भी कारण बस उनको जनता ने नहीं चुना है। रही बात जातिवाद, बस तो जातिवाद बस चुन सकता है जनता। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और उनको जनता हिंदुत्व के कारण पसंद करती है। हम तो यही कहेंगे कि उनसे अच्छा मुख्यमंत्री
नहीं है कोई। तो चुनाव हिंदुत्व के बल पे लड़ा जाएगा कि विकास पे लड़ा जाएगा? पांडे जी, ये मुद्दा है, क्योंकि हिंदुत्व प्रदेश में रहने वाले भी मुस्लिम भी हैं, हमारे सभी हैं, तो चुनाव तो जो है यहाँ मुद्दा ये है कि हमें विकास, हम सबके पास पहुँचे हैं, सब आप विकास लेके जा रहे हैं। विकास तो हुआ है, विकास में कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं है। 18 घंटे बिजली भी मिल रहा है, इनके सरकार में रोड भी बने हैं, काफ़ी सुविधाएं दिया गया है। अगर सुविधा लेंगे लोग तो महंगाई कहीं न कहीं बढ़ेगी। ठीक, आपका मानना है कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे के रूप में लोगों ने पसंद किया है। त्रिपाठी जी मेरे बीच मौजूद हैं, क्या लगता है आपको इस मुख्यमंत्री के चेहरे में? लोगों ने आदित्य योगीनाथ जी को ज़्यादा पसंद किया है सुरक्षा और विकास को लेके। जहां नारी सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका क्रियान्वयन करते हुए दिखे आदित्य योगीनाथ। अपराधी जेल में है, महिलाएं सुरक्षित सड़क पे घूम रही हैं, किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप लगाने वाला नहीं है। इस कहना है कि चूंकि आदित्यनाथ को लोगों ने लाइक किया है सुशासन के मामले में या सुरक्षा के मामले में, विकास के मामले में। राकेश यादव जी हमारे बीच में हैं, आप क्या मानना है? चूंकि मैंने देखा है कि पूरे डिबेट में, पूरे इस चर्चा में आपका मत जो रहा है, वो सुझाव जो रहा है, वो लगभग कारगर भी हमको दिख रहा है। कुछ चीज़ों में मैं सहमत हूँ, इसमें आपका क्या मानना है? कौन से मुख्यमंत्री के रूप में लोग लाइक किया है और क्यों? देखिए, मुख्यमंत्री की अगर चर्चा करें हम कि किनका चेहरा ज़्यादा प्रभावी रहा, वर्तमान राजनीति में 3 बड़े चेहरे के रूप में हम लोगों के बीच में रहे योगी आदित्यनाथ जी, माननीय अखिलेश जी, माननीय बहन मायावती जी। तो तीनों चेहरों का अगर हम देखें तो चूँकि बसपा इतनी लड़ाई में नहीं है जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी लगभग ये बराबर का कंटेस्ट चल रहा है। तो जिस हिसाब से मत का ध्रुवीकरण हुआ है, अब वो तो आने वाले रिजल्ट में पता चलेगा, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि दोनों ही प्रत्याशियों जो मुख्यमंत्री के दावेदार रहे, योगी आदित्यनाथ जो दोबारा हो सकते हैं या अखिलेश जी दोबारा हो सकते हैं, लगभग दोनों ही चेहरे बराबर प्रभावी रहे। और आप लगातार देख रहे हैं कि दोनों व्यक्तियों की सभाओं में भी पर्याप्त भीड़ है। हर सभा में अखिलेश जी हों या योगी आदित्यनाथ, भीड़ को आप वोट में बदलते नजर आते हैं। आप पिछले कई चुनाव देखे हैं, भीड़ काफ़ी होती है लोगों में, तो क्या भीड़ वो वोट परिवर्तन होती नजर आती है? देखिए, भीड़ वोट में परिवर्तन निश्चित तौर पे लाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जहां पूरी तरह माननीय अखिलेश जी पर ये दाग था कि आप किसी एक जाति को, किसी एक समुदाय को अतिरिक्त प्रेशर दे रहे हैं, और इस वजह से उनकी सरकार भी गई पिछली बार। लेकिन इस बार जहां देखा जा रहा है उनसे तमाम और अन्य लोग भी जुड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है वो भीड़ का ही असर है या उनके व्यक्तित्व का ही असर है कि अतिरिक्त भीड़ आ रही है। चलिए, भीड़ की बात आती है। भीड़, आपको क्या लगता है कि भीड़ जो है वोट में बदल जाती है? हाँ, निश्चित रूप से भीड़ जो होती है उस आधार पे उनको वोट मिलता है। भाई, हमने भी देखा है तमाम चुनाव में भी भीड़ बहुत जुटा लिए कोई, लेकिन वो चुनाव हारता नजर आया है। तो ऐसे में, लेकिन अगर आपका मानना है कि इस बार भीड़ कारगर हो रही है तो इसमें कोई बात नहीं। खन्ना जी, आप भी बता सकते हैं कि भीड़ इस बार क्या कारगर नजर आती है, वोट परिवर्तन हो? देखिए, भीड़, ये सही बात है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में बराबर का वर्चस्व रहा, लेकिन हर समूह, हर जाति में भी बेरोजगारी का मुद्दा प्रबल रहा, और रोजगार के मुद्दे पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी शिक्षा में, रोजगार में कभी बात नहीं किया। पूरे चुनाव में पांडे जी ये देखिए कि दलित वोटर जो है बहुमूल्य हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो कहीं बसपा के साथ, कहीं भाजपा के साथ, कभी सपा के साथ, ये इस तरह से उनका चल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो आप क्या मतलब है कि दलित वोटों का झुकाव किस तरफ रहा ज़्यादा? फिलहाल तो बहन मायावती जी की तरफ ज़्यादा रहा है, लेकिन कुछ परसेंट में देखा जाए तो वो कई दलों में बढ़ चुके हैं। लेकिन कई दलों में सर्वप्रथम बीजेपी को ज़्यादा वोटिंग किए हैं। अगर बहन मायावती जी से कटे हैं तो सबसे ज़्यादा वोटिंग मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को किए हैं। और इसलिए किए हैं कि उस काल में जब ये कोरोना काल से लोग मर रहे थे, यहाँ आकर बेरोजगार हुए थे, इनको फ्री गल्ला दिया गया, हर 15-15 दिन पे गल्ला, राशन सब कुछ उपलब्ध कराया गया। वो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए ही योगी आदित्यनाथ से जुड़े हैं। दलित वोटर राशन और गल्ला, कोरोना काल से जो सहयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया उस पर वोट किया है, ये ऐसा इनका मानना है। आप क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पे दलित वोटरों में इस बार जो ध्रुवीकरण पिछले चुनाव में होता था वो नहीं हो पाया है। दलित चुनाव जो है, दलित वोटर जो है इस बार बिखराव में है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसके पक्ष में ज़्यादा वोट किया है या किसके पक्ष में
कम किया है, लेकिन उनका मत जो है बिखर के पड़ा है, कई जगह पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी में भी पड़ा है, समाजवादी पार्टी में भी पड़ा है, बहुजन में भी पड़ा है। तो निश्चित ही दलित वोटर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जिस तरफ जाएंगे निश्चित ही उस तरफ समस्या पैदा होगा, वो जीत की ओर बढ़ेगा। राकेश भाई क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, दलित वोटर में दो बातें हो रही हैं। एक तो जाटव मूल रूप से जिन्हें हम विशुद्ध हरिजन के तौर पे जानते हैं या समझते हैं, और उसके अतिरिक्त जैसे रावत हैं जिन्हें हम पासी समुदाय से जोड़ के देखते हैं, और कन्नौजिया हैं, और भी दलित में जो जातियां हैं, जो बसपा के कोर वोटर हैं वो सिर्फ और सिर्फ बसपा को ही दिए, बहन जी को ही वोट किए हैं। दलित वोटरों में बिखराव नहीं दिख रहा है। जहां दो अलायंस की अगर हम बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी में जी सरोज जी हैं, अन्य दलित से समझिए, और वहाँ बीजेपी में भी उस समुदाय के हैं, मंत्री भी हैं। तो ये कह लीजिए कि जो दलित के कोर वोटर हैं वो बीएसपी को ही दिए हैं। और दूसरी एक बड़ी चीज़ है कि बीजेपी ने इस बार एक नई जाति पैदा की, जैसा कि यहाँ सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, लाभार्थी। आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव में सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी की जो चर्चा थी वो बीजेपी के मन से लगातार होती रही। और उस लाभार्थी में ऐसा नहीं है, जैसे पांडे जी ने कहा कि उनका उद्धार हो रहा है, सभी को उसमें लाभ मिला भाई, चाहे वो दलित वर्ग से रहा हो, ओबीसी वर्ग से रहा हो, चाहे वो जनरल वर्ग से रहा हो, जिस वर्ग से भी रहा हो। तो जो लाभार्थी की नई श्रेणी बीजेपी ने इस बार जारी किया कि लाभार्थी, तो उस हिसाब से निश्चित तौर पर कुछ न कुछ दलित वोटरों की भी संख्या बीजेपी में गई है, और वो समाजवादी पार्टी में भी गई है। वो इसलिए गई, जैसे माननीय हमारे बीच में राजेश यादव जी बैठे हैं, जो बेरोजगारी का प्रमुख इशू था। और दूसरा एक बड़ा फैक्टर ये रहा कि आपने सभी पार्टियों के घोषणा पत्र को देखा होगा तो उसमें किसी ने दलित सुरक्षा की बात नहीं की, ना तो बीजेपी ने की, ना तो समाजवादी पार्टी ने की, ना तो कांग्रेस ने की। तो इसलिए भी दलित वर्ग सिर्फ बसपा में ही अपना हित सुरक्षित मान रहा है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि दलित वोट ज्यादा मात्रा में कहीं गए होंगे। चलिए ठीक है, ये दलित बहुत ज्यादा नहीं गए। आप क्या लगता है दलित वोटों का बिखराव इस बार बसपा से हटकर कहीं और हुआ है? जी हाँ, हुआ है। ये दलित वोटरों का बिखराव हुआ है, और निश्चित रूप से वो जो है, जैसा कि पांडे जी से हम सहमत हैं कि ये निश्चित रूप से भाजपा में वोट किए हैं, ज्यादा परसेंट बिखरने वाली। हाँ, बिखरने वाली। राजेश यादव खन्ना जी हैं हमारे बीच में। राजेश भाई बहुत जानकार हैं आप राजनीति के, तो आप बताइए जो दलित वोटों में क्या वो इस बार बीएसपी से हटे हैं, या हटे हैं तो किसको ज्यादा परसेंट वोटें गई? देखिए, इस बात पर पांडे जी की बात से सहमत है। जो दलित मतदाता बसपा का मूल वोटर माना जाता है वो तो बसपा से नहीं हटा, लेकिन जो उससे हट के अलग जातियां हैं, कहीं न कहीं से उन पे अपने निजी हित का उनका स्वार्थ रहा देखने को मिला है चुनाव में, और वो ज़्यादातर बिखराव पे गए हैं तो बीजेपी को। हमारे बीच में चंदना जी ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी लगातार चल रही है, वो कह रही हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा दिया उन्होंने। तो आपको क्या लगता है ये नारा कारगर हुआ जनता में, वोटरों में? जी कारगर हुआ है, लेकिन मतलब उतना नहीं हुआ है। लड़कियां चाहती हैं तो अपने से भी लड़ सकती हैं, जो भी करना चाहेंगे वो अपने से भी कर सकती हैं। तो उसमें कोई फैक्टर उनका काम नहीं किया प्रियंका गांधी का? जी नहीं। चलिए ठीक है। राजनीतिक पांडे जी आपसे भी पूछना चाहते हैं कि जो राजनीतिक दलों ने घोषणा पत्र जारी किया है या ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, क्या आपको लगता है कि इस बार के जो वोटर हैं जो वोट किए हैं कि किसी के घोषणा पत्र पर भी वोट किए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। घोषणा पत्र का कोई भी असर नहीं है। जो भी है यहाँ पर सब लोग अपने स्वतः मर्जी से वोट किए हैं, घोषणा पत्र का कोई भी असर नहीं। चलिए हम राकेश यादव जी से इसके बारे में पूछते हैं कि घोषणा जो हुआ है पार्टियों का, उस पर कितना असर दिखता है जनता के बीच में? धन्यवाद पांडे जी। घोषणा पत्र के आधार पर मैं माननीय त्रिपाठी जी, माननीय पांडे जी से असहमत हूँ। मुझे लग रहा है कि घोषणा पत्र के आधार पर भी इस बार वोट पड़े हैं। 300 यूनिट बिजली जैसे अखिलेश जी पूरे प्रदेश में कह रहे हैं, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा रहा उनका, और दूसरा ये महंगाई बड़ा मुद्दा रहा। जैसे उन्होंने संविदा कर्मियों को अस्थायी करने की बात रखी, और हम लोगों ने देखा टीवी के माध्यम से और तमाम न्यूज़ के माध्यम से कि जहाँ भी उनके कार्यक्रम हुआ करते तो वहाँ बीएड वाले अपना शिक्षा मित्र वो पोस्टर बैनर लेके अलग से वहाँ पहुँच जाया करते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस आधार पर भी वोट हुए हैं।
अब कितने प्रतिशत में हुआ ये मैं नहीं कह पाऊंगा। चलिए सौरभ तिवारी जी हैं। सौरभ जी, मैं जानना चाहता हूं आपके क्या सहमति है कि क्या मुद्दों के आधार पर इस बार वोट पड़ा? निश्चित रूप से मुद्दों के आधार पर वोट, तब जनता ने घोषणा पत्र को लाइक किया। बिल्कुल बिल्कुल लाइक किया। चलिए ठीक है। चंदना जी है, आपको लगता है कि इस बार जो मुद्दे लोगों ने पार्टियों ने दिया उस पर भी वोट डाले गए? जी, कुछ लोग डाले हैं और कुछ लोग मतलब अपने से किए अंतिम हैं। प्रश्न मेरा ये है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या कह रहा है आपका मन, क्या कह रहा है आपकी सोच समझ राजनीति को लेकर? मतों का प्रतिशत सामान्य होना ये अपने आप में एक अहम सवाल होता है। मतों का प्रतिशत ज्यादा होता है तो उससे आकलन लगता है कि सत्ता के विरोध में हुआ है, लेकिन मतों का प्रतिशत सीमित होना एक बड़ा प्रश्न है आने वाली सरकार के तो लिए। ये कह सकते हैं कि सरकार दोबारा वापस आ रही है? नहीं, मैं नहीं कह सकता। आपकी समझ क्या कह रही है? समाजवादी पार्टी उठी है बहुत तेज, लेकिन अब कहाँ तक आई है? परसेंटेज कम हुआ है अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका तो जाना चाहिए सरकार को अगर वोट। अब निश्चित तौर पर कह नहीं सकते, लेकिन निश्चित ही कह नहीं सकते हैं। पांडे जी, आप बता सकते हैं कि इस बार क्या कह सकते हैं, किसकी सरकार आ सकती है उत्तर प्रदेश में? हमारे समझ तो निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार आ सकती है अगर पिछले सरकार की गुणवत्ता को देखी जाए और प्रशासनिक। सिर्फ हमको ये चाहिए कि सरकार किसकी आ सकती है? सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ की आएगी, लगता है। चलिए ठीक है। जगदीश त्रिपाठी जी, लल्लन जी हैं, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ सकती है? संभावनाएं ज़्यादा है कि आदित्य योगी नाथ दोबारा रिपीट करेंगे और पब्लिक उनसे संतुष्ट है। राकेश यादव जी, आप बताए, चूंकि अब बहुत टहले हैं आप, पूरे पूर्वांचल में टहरे, निश्चित ही समझ आपकी भी होगी। अब क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार रिपीट हो सकती है? या भाजपा रिपीट आ सकती है, या अखिलेश यादव जी आ सकते हैं, या बहन मायावती जी आ सकती हैं, या कांग्रेस भी कुछ कर सकती है उलट फेर? देखिए, बहुत अगर आप इस पर चर्चा करें कि सरकार किसकी आ रही है, तो आप पिछले 4 महीने से लगातार देख रहे हैं 300 के पार लगातार बीजेपी का नारा रहा है, लेकिन अब वो नारा सिमटता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान दीजिए, बहुमत की सरकार बनाएंगे। बहुमत अब ये आ गया है उनका फैक्टर कि बहुमत की सरकार बनाएंगे, बहुमत की सरकार कहीं बनाएंगे। कहीं लूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये आभास है कि हम हो सकता है कि सत्ता से बाहर हो जाए। फिर कहना क्या चाहते हैं? देखिए, जबरदस्त कंटेस्ट है पूरे प्रदेश में निश्चित तौर पर, तो जिनकी भी सरकार आएगी वो बहुमत के करीब आएगी। इसकी आने वाली आपकी समझ से? नहीं, मेरे समझ से जो लग रहा है, अगर पूर्वांचल बेहतर कर रही समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पार्टी की सरकार आ सकती है। हाँ, 212 210 के आसपास उसको सीटें मिल सकती हैं। ठीक ठीक ठीक। सौरभ तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आ सकती है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का। क्या कह सकती हो तुम कि इस बार सरकार किसकी आ सकती है उत्तर प्रदेश में? जी, योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। योगी आदित्यनाथ। ये हमारा आज का परिचर्चा था राजनीति पर कि कौन सी पार्टी या कौन सा राजनीतिक ध्रुवीकरण या कौन से घोषणा पत्र या कौन सी चीजें इस समय फैक्टर काम किया जनता के बीच में, वोटरों के बीच में, और क्या हो सकता है कि इस चुनाव में कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, या किसकी सरकार बन सकती है। उसी के बीच में तमाम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, समाज सेवा से जुड़े लोग सब यहाँ बैठे हैं और सबसे ये पूछा गया, उनकी राय ली गई कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार। इस पर चर्चाएं हुई और साथ में कौन सी पार्टियां, कौन सी राजनीतिक गठबंधन या कौन सी जातियां कैसे कैसे चुनाव में इस बार अपना असर डाला है, उस पर चर्चा हुआ। आप सभी लोग हमारे स्टूडियो में आए, आप सभी बधाई के पात्र हैं, आप सभी पर आभार प्रकट करता हूं। धीरेन्द्र पांडे के साथ मनीष शुक्ला, माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज, हंडिया, प्रयागराज। और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हार। 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज। विधानसभा का महासंग्राम।